हाँ जी नमस्कार। आज की जो क्लास होगी इसमें हम करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है इसके शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करेंगे। तो देखो सबसे पहली जो परिभाषा आती है वो है अपवन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी या अपवन वेग क्या होता है? देखो सबसे पहले इसका जो फॉर्मूला होता है ना, देखो वी डी बराबर माइनस ई टो बटे एम इंटू ई वैक्टर, और इसकी जो दिशा होगी विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। देखो ये ई टो कैसे आया, देखो वी डी बराबर फॉर्मूले पे अपन चलेंगे। तो सबसे पहले होता है सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बाई एम। सिग्मा बराबर चालकता जो होती है ना एन ई स्क्वायर टो बाई एम। देखो चालकता क्या होती है एन, देखो चालकता क्या होती है, सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बाई एम, ये होती है चालकता एन ई स्क्वायर टो बाई एम। और देखो इसका अगर उल्टा कर दोगे तो ये प्रतिरोधकता बन जाएगी। तो प्रतिरोधकता बराबर देखो इसका उल्टा करो एम बटे एन ई स्क्वायर टो, ये हो गई प्रतिरोधकता एम बटे एन ई स्क्वायर टो, ये बन गई प्रतिरोधकता। अब देखो प्रतिरोध कैसे बनाएंगे इसका, तो प्रतिरोध देखो आर बराबर होता है रो इंटू एल, रो एल बटे ए। तो देखो रो एल बटे ए करेंगे, रो की वैल्यू है एम बटे एन ई स्क्वायर टो और एल बटे ए। तो ये हो गया आपका फॉर्मूला एम एल बटे एन ई स्क्वायर टो बाई एम। अब देखो वी बराबर क्या होता है आर, अब ये आर के बराबर है तो आई वी क्या हो जाएगा, देखो वी बराबर हो जाएगा वी बराबर आई, वी बराबर क्या होता है आई आर। तो देखो ये वी क्या हो, वी बराबर हो जाएगा आई इंटू आर। तो देखो आई तो ऐसे कैसे, और आई क्या आर क्या हो जाएगा, सबसे पहले रो एम बटे एन ई स्क्वायर टो, ये तो हो गया सिग्मा, रो हो गया सॉरी रो है ना, और इसको एल और ए से गुणा कर दिया तो ये बन गया अपना वोल्टेज। वोल्टेज क्या बन गया एम आई एल, देखो देखो जिस हिसाब से बन गया एम आई एल एन ई स्क्वायर टो बाई टो ए। देखो माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ये ओम्स को जो नियम है ना ये उसकी क्या है माइक्रोस्कोपिक फॉर्म है। तो देखो इस हिसाब से आपको एक चक्र के रूप में इसको याद रखना है। देखो सबसे पहले अपन चले थे सिग्मा बराबर एन ई स्क्वायर टो बाई एम, फिर इसको अपन ने उल्टा किया तो अपने बन गया वन बाई रो सिग्मा। तो देखो ये रो बन गया एम बटे एन ई स्क्वायर टो। उसके बाद में इसको रेजिस्टेंस बनाने के लिए क्या कर दिया एल अपॉन ए से क्या कर दिया गुणा, तो आर बराबर हो गया एम एन ई स्क्वायर टो, और फिर ये जो है ना ये क्या बन गया वी बराबर बन गया आई आर। तो ये वी क्या हो जाएगा एम आई एल बटे एन ई स्क्वायर टो ए, वी बराबर एम आई एल बटे एन ई स्क्वायर टो ए। तो इसके बाद में बात करते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी क्या होती है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज कैरियर। आवेश वाहकों का वह गुण होता है, ये मतलब आवेश वाहकों का गुण होता है डज नॉट डिपेंड ऑन ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ये मोबिलिटी जो है ना ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पे भी डिपेंड नहीं करती। तो देखो इसकी डेफिनेशन होती है ना कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र में अपव्यय जो वेग होता है उसे अपन बोलते हैं मोबिलिटी। तो देखो वी डी बटे ई जो है ना यही होता है मोबिलिटी, म्यू बराबर वी डी बटे ई। और वी डी की जो वैल्यू होती है क्या होती है जी, तो आप म्यू बराबर होता है वी डी बटे ई, ये भी आपको अपव्यय वेग प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र, या ई टो बाई एम। ये किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है किसकी मोबिलिटी की। मोबिलिटी की वैल्यू क्या है ई टो बाई एम। अब देखो रिलेशन बिटवीन मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी, मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो सिग्मा बराबर एन ई म्यू, सिग्मा बराबर एन ई म्यू, ये मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन है। सिग्मा बराबर एन ई म्यू बटे सिग्मा बराबर एन ई म्यू, सिग्मा बराबर एन ई म्यू, ये मोबिलिटी और कंडक्टिविटी के बीच में रिलेशन है। यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा जो मोबिलिटी होती है ना इलेक्ट्रॉन की ज़्यादा होती है, उससे कम प्रोटॉन की होती है, उससे कम ड्यूट्रॉन की होती है, और ड्यूट्रॉन की और अल्फा पार्टिकल की जो मोबिलिटी होती है वो तो लगभग बराबर होती है। कि इफ़ ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज़ डबल, यदि ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो व्हाट अबाउट मोबिलिटी, मोबिलिटी पर क्या फ़र्क पड़ेगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डबल कर दिया जाए तो मोबिलिटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा, रिमेन सेम, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं करंट डेंसिटी की। करंट डेंसिटी क्या होती है, जे बराबर आई बटे ए, जे बराबर क्या होता है आई बटे ए।
और ये जे है ना NEAVD, देखो I बराबर होता है NEAVD, और उसमें आप करंट डेंसिटी निकाल तो A का भाग देंगे, तो इधर भी A का भाग देंगे, तो ये बन जाएगा NEVD। यहाँ क्या बन गया NEVD। तो इसके बाद में देखो यहाँ पे I तो ये हो गया सारी चीज़ें। देखो यहाँ पे I जो है ना वेक्टर फॉर्म में जो है ना करंट को आप कैसे चार्ज ये करंट डेंसिटी की टर्म में लिख सकते हैं, J वेक्टर डॉट A वेक्टर J कोस थीटा, और दूसरा है J बराबर NEVD, J बराबर NEVD, तो J बराबर हो जाएगा सिग्मा E। देखो वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म क्या है, J बराबर सिग्मा E, J बराबर सिग्मा E। चलते हैं नेक्स्ट। देख पा रहे एक आपको तार दिखाई दे रहा है जो इधर से मोटा है और इधर से क्या पतला है, तो इसकी करंट तो सारे वायर में क्या होगी, सेम होगी, लेकिन इनकी जो करंट डेंसिटी जो होगी किधर ज़्यादा होगी, जिधर एरिया कम होगा, तो GB इज़ ग्रेटर देन GA हो गया, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी किधर ज़्यादा होगी, उधर ही होगी जिधर एरिया कम होगा। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ जी, अब मूल रिलेशन पे आते हैं। BD बराबर क्या हो गया, माइनस E टो E बाई M इंटू E वेक्टर। तो देखो BD बराबर होता है, BD बराबर होता है सिग्मा इंटू, सॉरी ये नहीं, हाँ जी यहाँ से देखिए रिलेशन अभी अभी हमने पढ़ा है। देखो यहाँ से म्यू बराबर होता है VD बटे E, तो BD बराबर क्या हो जाएगा E टो बाई M इंटू E, तो यही वो रिलेशन है। देखो ये रिलेशन तो आपको डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा, BD बराबर माइनस E टो बाई M, तो क्योंकि देखो अभी अभी हमने पढ़ा है कि प्रति एकांक अपवहन जो वेग होता है ना, प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए अपवहन वेग जो होता है ना वो म्यू के बराबर होता है, और वो होता है E टो बाई M, ये होता है। देखो चलो नेक्स्ट चलते हैं। BD बराबर होता है INEA, INEA। देखो ये रिलेशन कैसे है, जैसे I बराबर हम जानते हैं NEAVD, तो VD बराबर हो जाएगा INEA, और देखो यहाँ पे I बटे जो A है ना ये बनाता है करंट डेंसिटी J बटे NE, और J बराबर होता है सिग्मा E। J बराबर क्या होता है, ये माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, J बराबर सिग्मा E। तो यहाँ पे देखो और ये हो गया J बराबर सिग्मा E, और ये सिग्मा बराबर होता है 1/ρ। तो देखो ये 1/ρ ऊपर नीचे जाएगा तो E बटे रो NE, E बटे रो NE। और इसके बाद में देखो आगे बात करते हैं, V बराबर होता है E इंटू डी, सॉरी V बराबर ED ये होता है। तो देखो E बराबर क्या हो जाएगा V बटे D, तो देखो यहाँ पे जो लंबाई है ना चालक तार की V बटे L करके रो NE कर दिया, तो ये हो गया। देखो इसके सारे जो फॉर्मूले एक साथ देख लेते हैं अपन। BD बराबर माइनस E टो बाई M इंटू E वेक्टर, ये हो गया एक फॉर्मूला। VD बराबर INEA, और ये करंट डेंसिटी के टर्म में J बराबर INE, और J बराबर क्या होता है सिग्मा NE, और सिग्मा बराबर होता है 1/ρ, तो E वेक्टर बटे NE, और E बराबर क्या होता है V बाई D, तो यहाँ पे V बाई D करेंगे तो रो L NE हो गया। इसके बाद में गतिशीलता क्या होती है, देखो म्यू बराबर होती है VD बटे E, कि प्रति एकांक विद्युत क्षेत्र के लिए जो अपवहन जो धारा होती है वही गतिशीलता होती है, और ये E टो बाई M के क्या हो जाएगी बराबर, E टो बाई M के क्या हो जाएगी बराबर। देखो गतिशीलता का मात्रा कई बार पूछ लिया जाता है, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, मीटर स्क्वायर वोल्ट इंटू सेकेंड, ये गतिशीलता का मात्रक है। देखो वो ओम का नियम क्या होता है, V बराबर IR होता है, और यहाँ पे ये हो गया रो L, R बराबर रो L अपॉन A, और देखो अपने को पता है सिग्मा बराबर NE स्क्वायर टो बाई M होता है, तो रो बराबर क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा M बटे NE स्क्वायर टो। तो देखो M बटे NE स्क्वायर टो, L ऐसे कैसे A ऐसे कैसे, तो ये हो जाएगा ओम का नियम। देखो थोड़ा सा जूम करते हैं, देखो जैसा कि आपको पता है सिग्मा बराबर होता है NE स्क्वायर टो बाई M, तो ये रो बराबर क्या हो जाएगा, तो रो बराबर हो जाएगा इसका उल्टा क्या हो जाएगा
एम बटे एन ई स्क्वायर टो, ये इसका उल्टा हो गया। उसके बाद में देखो तो यहाँ पे इस रो की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे एम एल, ये तो आगे का सेम टू सेम है ही। नेक्स्ट चलते हैं। देखो यहाँ पे प्रतिरोधकता रो बराबर होता है एम एन ई स्क्वायर टो, प्रतिरोधकता रो बराबर क्या होता है एम एन ई स्क्वायर टो। तो देखो यहाँ पे रो जो है ना, रो बराबर क्या होता है, आर बराबर क्या होता है रो एल अपॉन ए। इसके बाद में बात करते हैं लंबाई के साथ जो परिवर्तन है, जैसे लंबाई के साथ परिवर्तन हो रहा है और जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या है अनचेंज है, तो लंबाई बढ़ाओगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा। दूसरा, लंबाई और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोनों चेंज हो रहे हैं तो लेकिन आयतन अनचेंज है, तो प्रतिरोध जो होगा ना एल स्क्वायर के समानुपाती होगा। देखो यदि आप लंबाई और क्षेत्रफल दोनों चेंज हो रहे हैं, आयतन को बढ़ा रहे हैं, तो प्रतिरोध जो होगा ना वो क्या होगा एल स्क्वायर के समानुपाती होगा। और नेक्स्ट बात करते हैं, एल चेंज हो रहा है लेकिन ए चेंज नहीं हो रहा है, मतलब लंबाई बढ़ रही है लेकिन अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो नहीं बढ़ रहा। तो यहाँ पे कि जो लंबाई है वो अपरिवर्तित है लेकिन ए चेंज हो रहा है, मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मोटाई बढ़ रही है, तो जो प्रतिरोध होगा एल बटा एक बटा ए के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा, या एक बटा ए के क्या होगा समानुपाती होगा, या आर स्क्वायर के क्या हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, जब एल भी चेंज हो रहा है और वी भी ए भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं, लंबाई भी चेंज हो रही है और एरिया भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो आपका जो आयतन जो है वो अनचेंज है। लंबाई भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, लंबाई भी चेंज हो रही है, एरिया भी चेंज हो रहा है, तो लेकिन आपका जो आयतन है वो अनचेंज हो रहा है। तो केवल त्रिज्या पे कैसे डिपेंड करेगा, तो आर जो है ना एक बटा ए स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती होगा, और एक बटा आर की पावर 4 के। जैसे आप कह दें कि त्रिज्या पहले आर थी और उसको खींच के 3 गुना कर दिया जाए तो त्रिज्या जो है ना क्या हो जाएगी आधी हो जाती है, तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो एक बटा आर की पावर 4 वाला फॉर्मूला लगाएंगे। करते हैं कि वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस आर बराबर क्या होता है, आर बराबर रो एल बटे ए। तो ये जो रो है ना ये मटेरियल प्रॉपर्टी है, मतलब पदार्थ के गुण पे डिपेंड करता है। देखो यहाँ पे देखो अभी हमने किया था कि यदि एल चेंज हो रहा है, लंबाई चेंज हो रही है, ए कांस्टेंट है, तो प्रतिरोध जो होगा लंबाई के क्या होगा समानुपाती होगा। बी जो कंडीशन है, एल चेंज हो रहा है लेकिन आयतन कांस्टेंट है, मतलब उसके हिसाब से उसकी मोटाई कम होगी, तो उस कंडीशन में जो प्रतिरोध जो है एल स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती होगा। तीसरा केस ये कह रहा है कि देखो तीसरा कह रहा है ए कांस्टेंट है, ए चेंज हो रहा है, ए क्या हो रहा है, ए तो चेंज हो रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज हो रहा है और आपका लंबाई कांस्टेंट है, तो जो प्रतिरोध होगा वो एक बटा ए के क्या होगा समानुपाती, या अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होगा समानुपाती। देखो नेक्स्ट बात करें कि आपका क्षेत्रफल जो है ना अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ये चेंज हो रहा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल चेंज हो रहा है लेकिन आयतन कांस्टेंट है, तो आर जो है ना एक बटा ए स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती होगा। और त्रिज्या के बाद बात करें तो एक बटा आर की पावर 4 के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो ये बेसिक बातें हो गई। नेक्स्ट बात है जो रेजिस्टेंस है वो आपको पता है रो एल स्क्वायर बटे कैपिटल एम इंटू डेंसिटी दे रखी हो मटेरियल की, तो ऐसे भी आप निकाल सकते हैं, रो एल स्क्वायर बटे कैपिटल एम इंटू डेंसिटी दे रखी हो। और या तो यहाँ पे जो आपका मास है ना और ये लेंथ दे रखी हो, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई कैपिटल एम। और यदि देखो आर बराबर रो एम बटे डेंसिटी इंटू ए स्क्वायर, रो एम बटे डेंसिटी इंटू ए स्क्वायर, तो रेजिस्टेंस जो होता है ना एम बटे ए स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती होगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, वायर ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर स्ट्रेट टू डबल, यदि एक कैपिटल आर त्रिज्या के वायर को डबल कर दिया जाए तो इसका नया रेजिस्टेंस कितना होगा। देखो जब डबल करोगे तो उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होगा चेंज होगा, तो आर जो होगा ना एल स्क्वायर के क्या होगा समानुपाती, लेकिन आयतन कांस्टेंट रहेगा, आयतन क्या रहेगा कांस्टेंट। तो यहाँ पे देखो इसका हो जाएगा 4R के बराबर हो जाएगा, इट्स न्यू रेजिस्टेंस बिकम 4R, इसका नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 4R। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो देखो इस क्वेश्चन को है ना इस हिसाब से अपन कर लेंगे, इस क्वेश्चन को
एल स्क्वायर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल स्क्वायर बाई एम होता है, तो इस हिसाब से अपन क्वेश्चन को कर लेंगे। नेक्स्ट चलते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस। तो आर बराबर होता है आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, आर बराबर आर नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। वैसे ही रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो बराबर रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे जो एल्फा है ना, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट है। एल्फा क्या है, टेम्परेचर कोफिशिएंट है। इसकी जो वैल्यू होती है ना, अलग अलग के लिए अलग होती है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं टेम्परेचर जो कोफिशिएंट है ना, कंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है, इसीलिए टेम्परेचर बढ़ाओगे ना तो चालकता कम होगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। इसकी प्रतिरोधकता पे देखो, इंसुलेटर के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, इंसुलेटर के लिए क्या होती है, नेगेटिव। तो उसकी भी ताप बढ़ाओगे तो प्रतिरोधकता क्या होगी, घटेगी। जबकि सेमीकंडक्टर के लिए इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो देखो चालकता बढ़ेगी, नेगेटिव होती है, देखो चालकता बढ़ेगी, प्रतिरोधकता घटेगी। और यहाँ पे देखो दोबारा से देखते हैं, टेम्परेचर जो कोफिशिएंट होता है कंडक्टर के लिए क्या होता है, पॉजिटिव। तो तब इस कंडीशन में क्या होता है, जब ताप बढ़ाओगे तो चालकता घटेगी और प्रतिरोधकता बढ़ेगी। दूसरी बात करते हैं, इंसुलेटर के लिए क्या होता है, इंसुलेटर के लिए भी नेगेटिव होता है। तो ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी लेकिन प्रतिरोधकता कम होगी। उल्टी केस है कहने का मतलब, सेमीकंडक्टर में भी इसकी वैल्यू नेगेटिव होती है, तो आप ताप बढ़ाओगे तो चालकता बढ़ेगी और प्रतिरोधकता कम होगी, ये ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। बेलनाकार चालक तार ए व बी समान पदार्थ के हैं तथा समान लंबाई के हैं। चालक ए 1 मीटर व्यास का ठोस है, जबकि चालक बी 1 मीटर आंतरिक व्यास और 2 मीटर बाह्य व्यास का एक खोखली नलिका है। इनके प्रतिरोधों का अनुपात आपको बताना है। काफ़ी आसान क्वेश्चन है, आप एक बार स्वयं करें ताकि एक अच्छी समझ का विकास हो सके। देखो वीडियो को पॉज कर लें और तुरंत इस क्वेश्चन को करें। देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। आर बराबर क्या होता है, रो एल बटे ए होता है। दोनों का प्रतिरोधकता समान है, लंबाई समान है, केवल त्रिज्या का डिफरेंस है। तो पहले जो वायर है ना, इसका तो रेजिस्टेंस आ जाएगा इतना, दूसरा जो वायर है उसका रेजिस्टेंस आ जाएगा इतना। देखो रो एल बटे नीचे अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, ऐसे करेंगे तो इतना आ जाएगा। दोनों का अनुपात लेंगे तो 3:1 आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ये नेक्स्ट बात करते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। टेम्परेचर पे क्या डिपेंड करते हैं, जैसा कि अब ये भी बताया जाता है, रो टी बराबर रो नोट 1 प्लस एल्फा डेल्टा टी, ये होता है टेम्परेचर। अब एल्फा की वैल्यू निकालनी पड़े आपको, तो डेल्टा रो बटे रो नोट डेल्टा टी, एल्फा की वैल्यू डेल्टा रो बटे रो नोट डेल्टा टी। तो इसकी जो एल्फा की जो यूनिट होती है ना, के इनवर्स होती है, केल्विन इनवर्स होती है। तो यहाँ पे देखो, अगर प्रतिरोधकता और ताप के बीच में कॉपर के लिए ग्राफ खींचे तो ऐसा आता है, मतलब धातुओं के लिए ऐसा आता है। और नाइक्रोम के लिए देखो यहाँ से स्टार्ट है, इसीलिए अपन हीटर में नाइक्रोम के तार का काम में लेते हैं, क्योंकि इसमें टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, इसमें एकदम से बढ़ता है लीनियर एक्सपेंशन के कारण। नेक्स्ट बात करते हैं, देखो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। टू रेजिस्टेंस R1 एंड R2 कनेक्टेड इन सीरीज एंड देयर REQ डज नॉट डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। और उनका जो इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस है वो टेम्परेचर पर डिपेंड न करें, तो R1 अल्फा 1 बराबर क्या होगा, माइनस R2 अल्फा 2। देखो बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। दो रेजिस्टेंस हैं R1 और R2 कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में जुड़े हुए हैं। देन देयर इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। देन R1 अल्फा 1 बराबर क्या हो जाएगा, माइनस R2 अल्फा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, अपन देखते हैं RT डिग्री सेंटीग्रेड बराबर R नोट 1 प्लस अल्फा टी हमेशा वैलिड है। RT2 बराबर RT1 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 वैलिड फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में स्मॉल चेंज है ना, तब वैलिड है। देखो यहाँ पे RT2 बटे RT1 बराबर 1 प्लस अल्फा T2 1 प्लस अल्फा T1 ऑलवेज वैलिड, ये भी क्या हमेशा वैलिड होगा। देखो यहाँ पे R नोट तो क्या है, R नोट रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री, RT1 क्या है, रेजिस्टेंस एट T1, RT2 क्या है, रेजिस्टेंस एट T2। देखो ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट है तीनों की तीनों। देखो पहला है T डिग्री सेंटीग्रेड पे जो प्रतिरोध का मान होगा R नोट 1 प्लस अल्फा T हमेशा वैलिड। देखो अगर आपको RT2 बराबर RT1 दो टेम्परेचर दे दे और टेम्परेचर का जो डिफरेंस भी दे दे, छोटा टेम्परेचर है, वैलिड फॉर स्मॉल चेंज इन टेम्परेचर। जब टेम्परेचर में स्मॉल चेंज है वो भी दे दे, तो बाद वाला टेम्परेचर इतना हो जाएगा, बाद वाला रेजिस्टेंस इतना हो जाएगा। और देखो तीसरा फॉर्मूला ये है
कि जैसे मान लो आपको प्रतिरोधों का अनुपात दे दे और टेम्परेचर का अनुपात, टेम्परेचर आपको दे दे और प्रतिरोधों का अनुपात पूछ ले, तो RT2 बटे RT1 को बराबर करना है 1 प्लस अल्फ़ा T2 बटे अल्फ़ा 1 प्लस अल्फ़ा T1, 1 प्लस अल्फ़ा T2 बटे 1 प्लस अल्फ़ा T1, ये आप करोगे। RT2 दे रखा है, अल्फ़ा या RT1 ये हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे देखो देखो ये फॉर्मूला काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या करेगा, आपको डायरेक्ट जो है ना ताप का अनुपात देगा, टेम्परेचर का अनुपात देगा और आपसे है ना प्रतिरोधों का अनुपात पूछेगा। तो उस कंडीशन में आपको अल्फ़ा निकालना पड़ेगा और कुछ ऐसा ना, अल्फ़ा वो देगा और 1 प्लस अल्फ़ा T2 बटे 1 प्लस अल्फ़ा T1 करके RT2 बटे RT1 की जो वैल्यू हम निकालेंगे और ये फॉर्मूला हमेशा वैलिड है। जैसा कि बताया जाता है R नोट क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, RT1 क्या है, रेजिस्टेंस एट T1, RT2 क्या है, रेजिस्टेंस एट T2, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फ़ा, रेजिस्टेंस अल्फ़ा आर, रेसिस्टिविटी अल्फ़ा पी। तो ये रेजिस्टेंस अल्फ़ा आर जो होता है ना, अल्फ़ा आर जो होता है वो किसकी, अल्फ़ा आर प्लस अल्फ़ा बराबर अल्फ़ा पी के बराबर होता है। मतलब प्रतिरोध तार का प्रतिरोध गुणांक और लीनियर एक्सपेंशन वो जो होगा ना वो रेसिस्टिविटी के बराबर होता है। ये हो गया। चलते हैं नेक्स्ट बात करते हैं बैटरी की। बैटरी में देखो दो कंडीशन होती है, एक तो चार्जिंग कंडीशन, एक होती है डिस्चार्जिंग कंडीशन। चार्जिंग जो कंडीशन होती है उसमें टर्मिनल जो पोटेंशियल होता है ई प्लस आयोटा आर होता है और डिस्चार्जिंग में क्या होता है डेल्टा वी बराबर ई माइनस आयोटा आर होता है। चार्जिंग में तो क्या होता है ई प्लस आयोटा आर आई आर, डेल्टा वी बराबर ई इसमें होता है आई माइनस आई आर। तो यहाँ पे ई जो है ना ये क्या है एक्स एक्स पे वाई एक्स पे काटा गया अंतखंड है, तो यहाँ पे इसका जो स्लोप आता है वो आर ऐसे आता है और डिस्चार्जिंग में स्लोप एम बराबर माइनस आर आता है। चार्जिंग में एम बराबर क्या होता है प्लस आर होता है। और ये इस कंडीशन में देखो यहाँ पे तो वाई एक्स पे जो काटा गया जो अंतखंड है वो पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे डिस्चार्जिंग में क्या होगा इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी। नेक्स्ट चलते हैं पे किरचॉफ लॉ की बात करते हैं। लॉ 1 है समेशन आई इक्वल्स टू 0, तो कंजर्वेशन चार्ज कंजर्वेशन पे बेस्ड है। लॉ 2 है ये एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है। सर्किट मतलब होता है पैरेलल सर्किट। अब देखो यहाँ पे इस प्रकार के जो सर्किट इसको कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले जितने भी जो रेजिस्टेंस हैं इसमें आपको मान लो करंट की वैल्यू पूछ ली जाए, दो बैटरी यहाँ पे जुड़ी हुई है तो कितनी होगी करंट की वैल्यू, तो सारे जो रेजिस्टेंस हैं उनको एक साथ लिख दो और जितने भी जो बैटरी हैं उनको पोलरिटी के साथ एक साथ लिख दो। तो देखो यहाँ पे अपन जब इसको जोड़ते हैं सारे रेजिस्टेंस को सीरीज़ में एक साथ ऐड करके बैटरी को एक साथ पोलरिटी के साथ ऐड करें, तो देखो जैसे 12, देखो बैटरी जो थी ना ऐसे थी ऐसे, तो इस कंडीशन में E1 माइनस E2 होता है, आपको ध्यान रखना है इस बात का। तो बैटरी जो है ना 12 माइनस 3 करोगे 9 वोल्ट की हो जाएगी। सारे रेजिस्टेंस कितने हो गए 9, तो यहाँ पे 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है। देखो अगर इस प्रकार का जो सर्किट आपके पास आ जाए और आपसे करंट की वैल्यू पूछे तो सबसे पहले क्या करना है कि कोई भी एक जगह है ना आपको 0 पॉइंट मानना है और वो मतलब इस हिसाब से मानना है कि आपकी कैलकुलेशन आसान रहे। तो देखो यहाँ पे है ना 0 पोटेंशियल मान लेते हैं, यहाँ पे V की वैल्यू क्या मान लेते हैं 0 मान लेते हैं और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10 वोल्ट से जुड़ा है तो यहाँ पे 10 वोल्ट। अब देखो इसमें करंट जो है ना I1 मान लेते हैं, इसमें जो करंट है वो I2 मान लेते हैं। तो इसमें जो करंट I1 बराबर क्या हो जाएगा, फाइंड करंट इन 15 ओम एंड 10 ओम, 15 ओम और 10 ओम के अंदर जो 30 ओम, सॉरी इसमें करंट दोनों में आपको निकालनी है। तो देखो I1 करेंगे तो I बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बटे R। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, यहाँ पे देखो -5 है और ये 10 है, ये अपोजिट ऑर्डर में जुड़ी हुई है ना, तो 10 माइनस वो भी माइनस उल्टा जुड़ा हुआ है डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस कितना है 15, तो ये हो जाएगा 10 + 5 डिवाइडेड बाई 15, तो 1 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 1 एम्पियर। नेक्स्ट इधर बात करते हैं, तो इधर तो 10 वोल्ट है ही और देखो यहाँ पे अब करते हैं यहाँ पे तो 20 माइनस 10, हाई वोल्टेज में से लो वोल्टेज बटा के बीच का प्रतिरोध कितना है 30, तो 1/3 एम्पियर यहाँ पे करंट आ जाएगी।
तो देखो नेक्स्ट चलते हैं। अब कैलकुलेशन देख सकते हैं, जिस हिसाब से मैंने बताई वैसे ही कैलकुलेशन की है, ये हो गए। अब देखो अपन बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। थोड़ा सा प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन की बात करें तो ये बैटरी है जिसे R1, R2 और R3 तीन रेजिस्टेंस श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। तो देखो इसमें R इक्विवेलेंट तो क्या हो जाएगी, R इक्विवेलेंट हो जाएगी R1 + R2 + R3, V इक्विवेलेंट हो जाएगी V1 + V2 + V3। और यहाँ पे V1 बराबर पूछ ले आपसे, तो V1 बराबर क्या करोगे, R1 + R1 + R2 + R3 इंटू V। V1 बराबर पूछ ले तो R1 टोटल खुद का रेजिस्टेंस बटे कुल रेजिस्टेंस इंटू V कर दोगे। ऐसे ही आपसे V2 बराबर पूछ ले तो भी कर लेंगे ना। समांतर क्रम जो संयोजन होता है इसका फॉर्मूला होता है 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/Rn। प्रत्येक शाखा में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है, प्रत्येक जो शाखा होती है इसमें विभवांतर का मान क्या होता है, समान होता है। और देखो यहाँ पे कुछ एक आपको क्यूबिक शेप दिखाई दे रहा है, तो देखो इसमें कई बार एग्जामिनर पूछ लेता है। देखो समीप के जो दो कोनों हैं, समीप के दो कोनों के बीच में मध्य जो प्रतिरोध है वो कितना है, R12 बराबर करेंगे 7/12। समीप के कोई 1, 2 जैसे ये दो कोने आपको दिख रहे हैं, इन दो कोनों के बीच में प्रतिरोध पूछ ले तो 7/12, और धारिता पूछ ले तो 12/7, उल्टा हो जाएगा। प्रतिरोध पूछ ले तो 7/12, धारिता पूछ ले तो 12/7। फलक विकिरण वाले कोनों के मध्य विकिरण है, इसके कोनों के मध्य होगा 3/4R, और अगर धारिता पूछ ले तो 4/3C। देखो फलक जो विकिरण है कोई से भी ले, जैसे 1, 3 कर रखा है यहाँ पे, तो इसके बीच में जो रेजिस्टेंस है ना वो कितना है, R = 3/4 r। और लास्ट केस है पहला और सातवां, जैसे यहाँ से यहाँ इसके बीच में आपसे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछ ले, इनके बीच में कितना है, तो आप बताओगे Req बराबर, देखो लास्ट वाला है ना ये काफ़ी ख़तरनाक है, ये है 5/6R। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 1 और 7 के मध्य, मुख्य विकिरण वाले कोनों के मध्य, मुख्य विकिरण जो कोण है ना उनके बीच कितना हो जाएगा, 5/6 r। और धारिता पूछ ले आपसे तो 6/5। देखो आपको देखो सबसे पहले कैसे याद रखना है, समीप के दो कोने 12/7, प्रतिरोध ध्यान रखो आप तो 7/12, और फलक के कोने तो आप कहोगे 3/4। और मैं आपसे पूछ लूँ कि घन के कोने जो एक दूसरे के विपरीत दिशा में हैं तो उसका हो जाएगा 5/6R। क्या हो जाएगा, 5/6R। देखो ये अब बहुत ही काम के फॉर्मूले हैं। समीप के कोनों के बीच में 7/12, फलक विकर्ण वाले कोने 3/4, और फिर उसके बाद में घन के जो कोने हैं ना मुख्य विकिरण वाले कोनों के मध्य तो 5/6, समीप के कोने 7/12, गलत। जो नेक्स्ट है फलक विकिरण वाले कोनों के मध्य, फलक विकिरण वाले जो कोने हैं ना इनके बीच में 3/4, और मुख्य विकिरण वाले कोने हैं 1 और 7 तो इनके बीच में 5/6R। और जैसे ही कैपेसिटेंस पूछेगा तो हर रेशो को उल्टा कर देना है। हाँ जी नमस्कार। नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। देखो सीरीज होगा तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जब समांतर क्रम में होंगे श्रेणी क्रम में होंगे तो प्रतिरोधों पे क्या होगा, सेम पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो डिफरेंस है वो सेम रहेगा। आपके प्रतिरोध सीरीज में है ना तो I तो सेम रहेगा, लेकिन पोटेंशियल जो है ना पोटेंशियल जो V है वो क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। तो V टोटल बराबर करेंगे अपन V1 + V2 + ... Vn, और Req करेंगे R1 + R2 + R3 ... Rn। यदि n जो रेजिस्टेंस है, इफ़ n इक्वलेंट रेजिस्टेंस, जब n इक्वलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़े हों तो R इक्वल्स हो जाएगा n × r के बराबर। नेक्स्ट बात करता है कि R इक्वलेंट विल बी लार्जर देन द लार्जेस्ट रेजिस्टेंस। जो R इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होगी वो लार्जेस्ट जो रेजिस्टेंस है उससे भी क्या होगी, बड़ी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं, मतलब जितना ज़्यादा R उतना ज़्यादा पोटेंशियल ड्रॉप, जितना R बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। इसके बाद में बात करते हैं
पैरेलल की, इसमें क्या होता है पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, करंट जो होती है वो क्या होती है अलग होती है। तो आई टोटल अपन बंद कर देंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। इसके बाद में 1/R बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ऐसे यहाँ पे जो यदि n जो इक्वलेंट जो रेजिस्टेंस हैं वो पैरेलल में जुड़े हों तो R इक्यू बराबर हो जाएगा R/N। n इक्वलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल में जुड़े हों तो R इक्वलेंट क्या हो जाएगा R/N के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे जो धारा होगी ये 1/R के क्या होगी, सॉरी रेजिस्टेंस के क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होगा। मतलब जितना R कम होगा उतनी ज़्यादा उसमें से करंट फ्लो होगी, जितना R कम होगा उतनी उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगी। इसके बाद में बात करते हैं, जैसे हाउस होल्ड सर्किट बोल दे तो उसका मतलब होता है पैरेलल सर्किट। हाउस होल्ड सर्किट का मतलब होता है पैरेलल सर्किट। इसके बाद में देखिए यहाँ पे टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट मिड पॉइंट। इस मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, तो V मिड पॉइंट बराबर, मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, V1/R1 प्लस V2/R2 बटे 1/R1 प्लस 1/R2। V मिड पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, V1/R1 प्लस V2/R2 1/R1 प्लस 1/R2। तो R1 R2 ये हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया। तो मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल जो डिफरेंस होगा वो R1 R2, यहाँ पे देखो V1/R1 प्लस V2/R2 ये तो हो गई करंट की वैल्यू, और V बराबर होता है मिड पॉइंट पे देखो देखो इसको पोटेंशियल की वही रखनी है। तो V1/R1 प्लस V2/R2 बटे 1/R1 प्लस 1/R2 ये मिड पॉइंट पे पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है ना ये है और ये है, इनसे आपको क्या करना है, करंट फाइंड करना है। एक बार आपसे रिक्वेस्ट है, आपको जैसा भी आता है इसको एक बार आप ट्राई कीजिए, जीरो पोटेंशियल का जो मेथड है वो काम में लेके। तो देखो यहाँ पे मैं समझाना स्टार्ट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपने किया होगा। देखो यहाँ पे पोटेंशियल V मान लेते हैं और यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लेते हैं। उसके बाद में देखो ये जीरो पोटेंशियल है ना, तो जैसे ये बैटरी से इधर 20 वोल्ट से जुड़ा है, इधर जीरो पोटेंशियल है, तो इसको इधर इसको खोल देते हैं। इधर ये है ना 10 वोल्ट से जुड़ा है, तो देखो इसको अपन ऐसे बना सकते हैं, 10 ओम इधर 20 वोल्ट से जुड़ा है, 20 ओम में 0 वोल्ट से जुड़ा है, 5 ओम में 10 वोल्ट से जुड़ा है, ये V लेट मान लेते हैं ना। अब देखो मिड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा ना वो V बराबर हो जाएगा V1/R1 प्लस V2/R2 प्लस V3/R3 बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। मिड पॉइंट का कॉन्सेप्ट हो गया, अब वो मिड पॉइंट पे आ गया। तो देखो यहाँ पे आगे की जो कैलकुलेशन करेंगे तो ये पोटेंशियल आ गया, कितना आ गया, पोटेंशियल आ गया। अब प्रत्येक में से आप उसका रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके है ना, प्रत्येक को आप उसके रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके है ना क्या कर सकते हैं, देखो we can calculate each current because we have V equals to hence we have potential difference, हमारे पास potential difference है। नेक्स्ट है देखो find the current एंड पोटेंशियल ड्रॉप ईच रेजिस्टेंस। देखो इसमें देखो ये सब सीरीज में है, तो ये इसका तो R इक्विवेलेंट अपन ने पढ़ा है, खुद का रेजिस्टेंस बटे कुल रेजिस्टेंस 6 4 10 और 2 12 इंटू क्या होगा 24 वोल्ट, ऐसे अपन सबका निकाल लेंगे। या देखो V जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है, देखो V जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। तो जैसे इस पे पोटेंशियल ड्रॉप X है तो इस पे कितना होगा 3x होगा, इस पे कितना होगा 2x होगा। तो देखो यहाँ पे x प्लस 3x प्लस 2x बराबर क्या हो जाएगा 24 वोल्ट। तो देखो 5x 6x बराबर क्या आ जाएगा 24 वोल्ट, तो x बराबर क्या आ जाएगा 4 वोल्ट, x बराबर क्या आ जाएगा 4 वोल्ट। तो इस पे तो देखो 4 वोल्ट आ जाएगा, और ऐसे ही इस पे ऊपर कितने आ जाएगा 12 वोल्ट आ जाएगा। इस पे कितना आ जाएगा 2 गुना करेंगे तो इस पे आ जाएगा इस पे 8 वोल्ट आ जाएगा। इस हिसाब से अपन देखो उस मेथड से भी अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो यहाँ पे अपन देखते हैं V बराबर IR, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। V1 पे मान लेते हैं X है, तो V2 पे क्या हो जाएगा 3x, और V3 बराबर क्या हो जाएगा 2x। देखो हैंस सारा जो है ना पोटेंशियल ड्रॉप को अपन ऐसे किया तो 24 वोल्ट के बराबर आ गया। तो X की वैल्यू 4 वोल्ट, V2 की वैल्यू 12 वोल्ट और V3 की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 वोल्ट। और इस हिसाब से I बराबर क्या हो जाएगा V नेट बटे R2,
I बराबर वी नेट बटे R2। इस हिसाब से अब अपन प्रत्येक में है ना करंट भी आप निकाल सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, देखो फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस। देखो इस टाइप के जो सर्किट है ना, इसमें प्रत्येक जो फाइंड करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस, प्रत्येक जो रेजिस्टेंस है उससे आपको करंट निकालनी होती है। तो जो करंट जो होती है ना, जैसे इस हिसाब से कैसे डिवाइड होगी, इस हिसाब से ऐसे डिवाइड होगी 3 रेजिस्टेंस में। तो कैसे डिवाइड होगी ये, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/R। देखो I जो है ना प्रतिरोध की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो देखो सबसे ज़्यादा जो प्रतिरोध है ना उसमें प्रवाहित जो उसमें जो प्रवाहित धारा है ना X मान लो। देखो उसमें प्रवाहित धारा क्या मान लेते हैं, X मान लेते हैं। तो देखो इसमें प्रवाहित धारा X मान लिया आपने, तो इसमें तो आधा प्रतिरोध है तो 2x हो जाएगी, इसमें इसका भी आधा प्रतिरोध है तो 4x हो जाएगी। अब देखो टोटल जो करंट है x प्लस 2x प्लस 4x बराबर किसके हैं, 14 एम्पियर के। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 7 एम्पियर। ऐसे अपन प्रत्येक में निकाल सकते हैं। इसमें 7 एम्पियर और इसमें 2x है तो इसमें 14 एम्पियर और इसमें 4x है तो 28 एम्पियर। ऐसे अपन निकाल लेंगे। देखो यहाँ पे ऐसे ही है, x की वैल्यू 2 एम्पियर निकाल ली। ऐसे अपन सब में निकाल लेंगे। अब देखो कॉम्बिनेशन ऑफ बैटरीज़ की बात करते हैं। बैटरियों का जो कॉम्बिनेशन है वो कैसे अपन काम करता है। देखो यहाँ पे पहली बैटरी है ε1, दूसरी बैटरी है ε2 जिसका विद्युत वाहक है, तीसरी बैटरी है ε3। देखो ये समांतर क्रम में जुड़ी हुई है सारी। कौन से कॉम्बिनेशन में, समांतर क्रम में। तो इसका इक्विवेलेंट जो EMF होगा ना सबको जोड़ देंगे, ε1 प्लस ε2 प्लस ε3। रेजिस्टेंस जो होगा R नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 है ना। और नेक्स्ट बात करते हैं इफ़, आगे कह रहा है कि इफ़ n आइडेंटिकल जो बैटरी है कनेक्टेड इन सीरीज, एक जैसी n बैटरी है कनेक्टेड सीरीज तो n एप्सिलॉन के बराबर हो जाएगा। और प्रतिरोध कितना हो जाएगा सबका, तो प्रतिरोध जो हो जाएगा R नेट बराबर हो जाएगा NR। सीरीज में ही तो हैं। अब देखो अब इसमें से यहाँ पे अपन देख रहे हैं, यहाँ पे अपन देख रहे हैं इफ़ n आइडेंटिकल बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज आउट ऑफ m रिवर्स। यदि n आइडेंटिकल जो बैटरी हैं उसमें जो सीरीज में कनेक्टेड हैं उसमें से n आइडेंटिकल बैटरी इज कनेक्टेड इन सीरीज और आउट ऑफ विच उनमें से है ना m जो है ना रिवर्स बायस में है, तो जो E नेट जो हो जाएगा ना, E नेट बराबर क्या हो जाएगा, n माइनस 2me। E नेट बराबर जाएगा क्या हो जाएगा, n माइनस 2me। देखो ये काफ़ी खतरनाक कॉन्सेप्ट है, n माइनस 2me। देखो यहाँ पे आगे क्या रखा है, हाँ। और नेट जो होगा ना मैक्सिमम जो रेजिस्टेंस हो जाएगा ये NR के बराबर होगा, ये तो सेम रहेगा। इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस होगा ना ये NR ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा। पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। यहाँ पे दो बैटरियाँ हैं ε1 और ε2 जिनके विद्युत वाहक बल हैं, प्रतिरोध R1 R2 हैं। अब देखो यहाँ पे आगे देखते हैं तो इसमें वोल्टेज कितना हो जाएगा, ε बटे R1 ε2 बटे R2 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहाँ पे Req बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 और ये जो ε विभव जो हो जाएगा ना वो इतना हो जाएगा। आगे कहता है कि इफ़ देयर आर n आइडेंटिकल सेल इन पैरेलल, जब n आइडेंटिकल सेल हैं पैरेलल में तो E नेट जो होगा ना वो एक का जो EMF है उसके बराबर हो जाएगा। R इक्वलेंट जो होगा वो क्या होगा, मिनिमम R/n के बराबर हो जाएगा। तो ये हमने बैटरी के बारे में पढ़ लिया। उसके बाद में मिक्सिंग और ग्रुपिंग की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि n आइडेंटिकल बैटरी जिसमें प्रत्येक का विद्युत वाहक बल तो E है, प्रतिरोध R है, कनेक्टेड इन सीरीज, देन दिस सीरीज कॉम्बिनेशन कनेक्टेड m टाइम्स पैरेलल विद एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R। और ये यही जो सीरीज जो कॉम्बिनेशन है ना ये m टाइम्स है ना पैरेलल में जोड़ा गया है। कैसे जोड़ा गया है देखो यहाँ पे, हाँ जी देखो, तो देखो n सीरीज में है तो देखो बाद में देख लेंगे, n सीरीज में है तो एक जैसी हैं तो प्रत्येक का विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, तो कुल विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा n इंटू ई और प्रत्येक का कुल प्रतिरोध कितना होगा NR। और देखो जब देन m टाइम्स पैरेलल, जब m टाइम पैरेलल होंगी ये तो देखो ये जो है ना ये NE ये तो हो गया पहली वाली कंडीशन का। और जब ये m टाइम पैरेलल होंगी और तो NR बटे इसमें m का भाग लग जाएगा। जब ये n टाइम्स पैरेलल होंगी तो देखो एक मिनट यहीं पे फॉर्मूला आता है,
देन एन टाइम्स पैरेलल, तो एन ई इंटू एन आर बाई एम ये हो जाएगा। और देखो करंट की जो वैल्यू हो जाएगी ना, करंट की जो वैल्यू हो जाएगी कुल विद्युत वाहक बल, तो ये है ही आर प्लस एन आर बाई एम, आर प्लस एन आर बाई एम के बराबर हो जाएगा। तो ये मिक्सिंग की बात हो गई। दिस विल बी मैक्सिमम व्हेन एन आर बाई एम इक्वल्स टू इंटरनल रेजिस्टेंस। ये जो बाह्य जो रेजिस्टेंस है ये इंटरनल रेजिस्टेंस एन आर बाई एम के बराबर हो जाए तभी ये क्या होगा, ये मैक्सिमम होगा। तो चलते हैं इसका रिवाइज करते हैं थोड़ा सा। देखो किरचॉफ के नियम से रिवाइज करना स्टार्ट करते हैं। प्रथम जो नियम है वो आवेश संरक्षण पर आधारित है, समेशन आई इक्वल्स टू 0 होता है। द्वितीय जो नियम है ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है और समेशन बी इक्वल्स टू क्या होता है, 0 होता है। इसके बाद में सेल की बात करते हैं। सेल जो है ना निम्न पर निर्भर करता है, एक तो आंतरिक प्रतिरोध पे। सेल निम्न पर निर्भर है। इसका जो आंतरिक प्रतिरोध जो आर है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी, इलेक्ट्रोडों के जो मध्य दूरी के क्या होता है, समानुपाती होता है। इसके अलावा इलेक्ट्रोडों का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है एल, उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इलेक्ट्रोडों के मध्य जो इलेक्ट्रोडों के मध्य दूरी के तो क्या होता है, समानुपाती। और आंतरिक प्रतिरोध और इलेक्ट्रोडों का जो क्षेत्रफल होता है ना उसके क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब जितने मोटे आप इलेक्ट्रोड लोगे उसका प्रतिरोध उतना ही कम होगा, आंतरिक प्रतिरोध। और सांद्रता के भी क्या समानुपाती होगा। जैसे कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो आंतरिक प्रतिरोध ज़्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगी तो आंतरिक प्रतिरोध कम होगा। ताप के भी क्या होता है, व्युत्क्रमानुपात। ताप के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती। मतलब ताप ज़्यादा होगा, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं सेलों का श्रेणीक्रम संयोजन। सेलों का पैरेलल कॉम्बिनेशन में की बात कर रहे हैं। E1 E2 इसका प्रतिरोध आंतरिक प्रतिरोध R1 है, इसका आंतरिक प्रतिरोध R है। इस प्रकार से n सेल यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इसके सीरीज़ में एक अन्य रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ था। सीरीज़ में है ना, तो कुल जो इक्विवेलेंट जो EMF है वो सबको जोड़ देंगे, E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट 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 EN। और REQ जो होगा R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R। अब देखो धारा कैसे निकालेंगे। कुल EMF ये कितना आया था, ये EEQ जो आएगा ना उसको बटे कुल प्रतिरोध कितना था, समेशन और R, और ये जो बाहर से कितना जुड़ा हुआ है एक्सटर्नल, तो ये हो जाएगा आपकी धारा का मान। देखो यहाँ पे क्या, सभी सेल का E और R समान हो तो NE, और यदि n सेल हो और सभी का E और R समान है तो प्रतिरोध कितना हो जाएगा, NR इंटू ये बाहर वाला रेजिस्टेंस R। देखो नेक्स्ट बात करते हैं सेलों का श्रेणीक्रम समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम जो संयोजन होते हैं, जैसे n सेल हैं यहाँ पे E1 E2 E3 R1 R2 R3 n सेल ऐसे जुड़े हुए हैं, नीचे बैटरी है। अब देखो इक्विवेलेंट जो EMF तो कितना होगा, इक्विवेलेंट EMF कितना होगा, E1 बटे R1 प्लस E2 बटे R2 प्लस E3 बटे R3 प्लस डॉट 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 ऐसे करेंगे। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2। ये इक्विवेलेंट EMF की बात चल रही है अभी, R1 R2 का तो अलग फॉर्मूला है, 1 बटा R3 डॉट डॉट ऐसे करेंगे। और इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कैसे निकालेंगे, 1 बटा R1 प्लस 1 बटा R2 प्लस डॉट 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 ऐसे निकालेंगे। तो कह रहा है कि यदि सभी सेलों का जो विद्युत वाहक बल है वो E है और प्रतिरोध R समान है तो EEQ जो है ना, जैसे E बटा R प्लस E बटा R प्लस E बटा R ऐसे करेंगे ना, बटे 1 बटा R प्लस 1 बटा R ऐसे चलेगा तो EEQ बराबर E हो जाएगा। तो देखो इसको अब मैं कैसे लिखूँगा, इसको मैं देखो सारे E बटे R तो NE बटे R है और यहाँ पे नीचे N बाई R हो जाएगा तो N बाई R से N बाई R कैंसिल, तो EEQ बराबर क्या हो जाएगा, REQ। और ये REQ जो है ना, देखो REQ बराबर देखो ये हो जाएगा R बाई N के बराबर हो जाएगा। देखो इस कंडीशन में जो ना बैटरी से जो परिपथ में कितनी धारा प्रवाहित होगी, टोटल की EQ कितना आया बटे कुल प्रतिरोध कितना था, बैटरियों के आंतरिक प्रतिरोध होगा ना, और बटे ये जो है ना बाहर से कितना जुड़ा हुआ है ये उसका प्रतिरोध है। इसके बाद में बात करते हैं कि दो बैटरी हैं जिनके EMF आपको दिखाए गए हैं। यदि ये जिस कंडीशन में दिख रही हैं, जिनके देखो इसका नेगेटिव जो है ना इसके पॉजिटिव से जुड़ रहा है, तो ये जो कॉम्बिनेशन है ये इसका इस कंडीशन में ε1 प्लस ε2 होगा और REQ बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2 और ये होगा। और जबकि जब ऐसे जुड़ जाएं ये देखो E1 प्लस E2 यहाँ पे देखो
यहाँ पे टर्मिनलिटी उल्टी कर रखी है। और देखो अगर इनके जो टर्मिनल अपोजिट ऑर्डर में जुड़े हों तो यहाँ पे एप्सिलॉन माइनस एप्सिलॉन 2 होगा और यहाँ पे आर इक्यू बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। देखो यहाँ पे और बात कही है कि सेल आवेशित होने पर क्या होगा, जो टर्मिनल जो पोटेंशियल है एप्सिलॉन V बराबर एप्सिलॉन प्लस IR और अनावेशित होने पर क्या होगा V बराबर एप्सिलॉन माइनस IR के बराबर होगा। यहाँ पे निरावेशित होंगे ना, आवेशित होंगे तो टर्मिनल पोटेंशियल ज़्यादा होगा और निरावेशित होंगे तो विद्युत वाहक बल ज़्यादा होगा। सेल का आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r बराबर विद्युत वाहक बल बटे टर्मिनल पोटेंशियल इंटू -1 इंटू कैपिटल R। सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, तो आप ऐसे कर लेना एप्सिलॉन E माइनस V बटे V इंटू R, या ऐसे यही सही है, R बराबर एप्सिलॉन बटे V माइनस 1 इंटू कैपिटल R, ये भी सही फॉर्मूला है। तो ये सेल का आंतरिक प्रतिरोध होगा। बाह्य प्रतिरोध में शक्ति व्यय, बाह्य जो प्रतिरोध है उसमें शक्ति का व्यय कितना होगा, देखो P बराबर VI होता है और इसको I स्क्वायर R भी कह सकते हैं, इसको V स्क्वायर बटे R भी कह सकते हैं और V स्क्वायर की वैल्यू तो अभी अपन ने निकाली है। बाह्य प्रतिरोध में कितनी शक्ति का व्यय होगा, तो बैटरी का प्रतिरोध देखो बाह्य जो प्रतिरोध है ना इसमें कितनी शक्ति का, तो ये तो देखो I की वैल्यू हो गई I स्क्वायर, धारा हो गई और इसको रेजिस्टेंस से गुणा कर दो तो I स्क्वायर R। तो ये बाह्य जो प्रतिरोध है इसमें कितनी शक्ति का व्यय होगा, तो कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध ये धारा का स्क्वायर करेंगे और इंटू कैपिटल R कर देंगे, तो ये बाह्य प्रतिरोध में शक्ति व्यय आ गया। तय सेलों का संयुक्त संयोजन, जब सेल है ना संयुक्त संयोजन में है श्रेणी क्रम प्लस समांतर क्रम में, तो परिपथ में n सेल एक शाखा में और m पंक्ति में है, तो R नेट का बस ये ध्यान रख लेना NR/m होता है और E टोटल तो वो ही रहेगा, मतलब जितनी पंक्तियाँ होंगी ना उतना ही प्रतिरोध उतने टाइम से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जितनी पंक्तियाँ होंगा उतना ही जो प्रतिरोध है उतने टाइम घट जाएगा और टोटल जो EMF होगी वो तो NE रहेगी। तो देखो यहाँ पे आपको देख पा रहे हैं, तो I बराबर NE, तो ये तो EMF हो गया टोटल बटे टोटल जो रेजिस्टेंस है ये तो बाहर वाला हो गया, और ये प्रतिरोध जो है ना प्रतिरोध किस हिसाब से घटेगा, जितनी ब्रांच होगी, मान लो 5 ब्रांच है तो 5 का भाग लग जाएगा, m ब्रांच है तो कितनी हो जाएंगे, m का भाग लग जाएगा। करते हैं कि धारामापी का एमीटर में रूपांतरण। धारामापी का जो एमीटर में रूपांतरण किया जाता है तो अल्प प्रतिरोध, देखो इस बात को विशेष ध्यान रखें, धारामापी का एमीटर में रूपांतरण किया जाता है तो अल्प जो प्रतिरोध है वो समांतर क्रम में लगाया जाता है। अल्प प्रतिरोध समांतर क्रम में G के समांतर क्रम में लगाया, जिसको आवश्यक शंट प्रतिरोध बोलते हैं ना, तो इसकी जो वैल्यू होगी S बराबर G बटे N-1। S की शंट प्रतिरोध की जो वैल्यू होगी वो होगी S बराबर G बटे N-1, और जो N की जो वैल्यू है वो कैसे निकालेंगे अपन, कि N की जो वैल्यू है ना टोटल करंट में जो गैल्वेनोमीटर में जो करंट गई है उसका भाग दे देंगे तो आप N की वैल्यू निकाल सकते हैं। और यहाँ पे दे रखा है फॉर IG इक्वल्स टू I/N, यहाँ पे दे रखा है कि मान लो 10 एम्पियर जा रही है और उस हिसाब से बनाना है यदि गैल्वेनोमीटर में प्रवाहित धारा इतनी हो तो आवश्यक प्रतिरोध बताओ, शंट प्रतिरोध बताओ। तो देखो इस शंट प्रतिरोध निकालने का कैसे फॉर्मूला है कि गैल्वेनोमीटर का कितना प्रतिरोध है बटे N-1 कर देना, तो ये शंट प्रतिरोध की वैल्यू आपको निकल जाएगी। यहाँ पे N की वैल्यू कैसे निकालेंगे कि N की वैल्यू निकालेंगे N बराबर कुल धारा कितनी है और वो उसमें से गैल्वेनोमीटर में कितनी जा रही है, तो उससे N जो रेशियो है निकाल लेंगे आप, तो S बराबर हो जाएगा G बटे N-1 से आप शंट प्रतिरोध का मान निकाल सकते हैं। अब देखो इसी के बाद में आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे अपन गैल्वेनोमीटर पढ़ेंगे सबसे पहले, फिर उस पर चलेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू डिटेक्ट और मेजर स्मॉल करंट, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो काम में आता है डिटेक्ट करने में और मेजर करने में स्मॉल करंट को। इसके बाद में चलते हैं, जो गैल्वेनोमीटर होता है ना वेरी सेंसिटिव प्रोड्यूस लार एरर, बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील होता है और बहुत ज़्यादा एरर को क्या करता है IG यहाँ प्रोड्यूस करता है। IG जो है ना मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो, IG क्या है
मैक्सिमम करंट दैट कैन फ्लो थ्रू ये गैल्वेनोमीटर कह सकते हैं। जी जो है ना रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर होता है। अब जैसे मान लो एज एन एमीटर की अपन बात करें, गैल्वेनोमीटर से अपन को एमीटर बनाना हो, कनेक्टेड इन सीरीज ए सर्किट, जो गैल्वेनोमीटर जो हाँ इसके यहाँ से देखो एमीटर जो ना सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, उसके बाद में बनाया कैसे जाता है, स्मॉल रेजिस्टेंस, देखो इस बात को ध्यान रखेंगे, स्मॉल रेजिस्टेंस संट कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर। जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है जिसको अपन संट बोलते हैं, कनेक्टेड इन पैरेलल विद गैल्वेनोमीटर के क्या पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। देखो आइडियल जो गैल्वेनोमीटर जो होता है ना, आइडियल जो एमीटर होता है ना, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है, जीरो होता है, बिहेव एज ए सिंपल वायर। जो आइडियल जो एमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है, जीरो होता है, और वो किसकी तरह व्यवहार करता है, एक सिंपल वायर की तरह व्यवहार करता है। अब देखो गैल्वेनोमीटर में जो ना एरर का परसेंटेज कैसे निकालें, तो देखो यहाँ पे अपन देखते हैं आई ट्रू, मतलब जो एमीटर है इसमें कितनी एरर है, तो वास्तविक मान तो इतना कैलकुलेट कर रहा है और मेजर्ड जो वैल्यू है इतनी आ रही है, बट ये नीचे ट्रू वैल्यू इंटू 100 करोगे तो गैलोन जो एमीटर है इसमें कितनी एरर आई वो बता सकते हैं। तो देखो एरर निकालने का फॉर्मूला क्या है, एरर निकालने का ट्रू करंट माइनस मेजर्ड करंट बटे ट्रू करंट इंटू 100, तो ये एरर आ जाएगी। अब देखो गैल्वेनोमीटर को बनाते कैसे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखा रखा है, गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में स्मॉल शंट रेजिस्टेंस को कनेक्ट करते हैं, तो ये आपका गैल्वेनोमीटर एमीटर बन जाता है। तो जो गैल्वेनोमीटर में जो फ्लो होने वाली जो करंट आई जी है और शंट रेजिस्टेंस में जो करंट फ्लो होगी आई माइनस आई जी के बराबर हो जाएगी। नेक्स्ट चलते हैं, अभी आया था आई टी जो है ना ट्रू करंट है, आई एम जो है मेजर्ड करंट है। देखो इसी कंडीशन में यहाँ पे एमीटर का जो प्रतिरोध है वो कितना आ जाएगा, तो दोनों पैरेलल में है तो जी एस बटे जी प्लस एस, ये किसका प्रतिरोध आ जाएगा, एमीटर का प्रतिरोध आ जाएगा। कितना आ जाएगा, जी एस बटे जी प्लस एस, ये एमीटर का प्रतिरोध आ गया। तो देखो यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस कितना आवश्यक है, एस बराबर जी बटे एन माइनस वन, अभी किया था हमने, एस बटे जी एन माइनस वन। देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो एरर जो है ना घटेगी, जैसे जैसे प्रतिरोध बढ़ेगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा उतना ही क्या होगी, एरर। देखो अब आई क्या है, एन क्या है, आई वी वांट टू मेजर, मतलब आई वो धारा है जिसको अपन मापना चाहते हैं, कह रहा है कि 10 एम्पियर की धारा को मापना है, तो बताओ उसकी परास कितनी लोगे आप, है ना। आई वी वांट टू मेजर, आई वो करंट है जिसको अपन मापना चाहते हैं, बटे आई जितना गैल्वेनोमीटर से जाएगा। देखो एन बराबर आई बटे आई जी, जैसे आई तो क्या हो गया, वो करंट जिसको अपन मापना चाहते हैं, कह रहा है कि एक 10 एम्पियर परास का एक आप वो बनाओ गैल्वेनोमीटर, वो एमीटर बनाओ, तो आई तो वो कौन सी करंट है जिसको अपन मापना चाहते हैं, और आई जी कौन सी करंट है जो गैल्वेनोमीटर से जाएगी। तो इन दोनों का जो रेशियो होगा वो एन होगा, या ऐसे कह सकते हैं कि टोटल करंट बटे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, कि टोटल करंट बटे करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, इन दोनों का जो रेशियो होगा वही क्या होगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे, नेक्स्ट है, नेक्स्ट बात करते हैं धारामापी से वोल्टमीटर बनाना। एमीटर में तो उम्मीद करता हूँ सही समझ में आ गया। देखो नेक्स्ट बात करते हैं धारामापी से अपन क्या बनाएंगे, वोल्टमीटर बनाएंगे। तो यहाँ पे जो शंट जो गैल्वेनोमीटर है ना, इसके श्रेणी क्रम में ही एक उच्च प्रतिरोध का, इस बार हाई रेजिस्टेंस है, उच्च प्रतिरोध का क्या को जोड़ते हैं, शंट रेजिस्टेंस जोड़ते हैं। तो यहाँ पे देखो आर की जो वैल्यू जाएगी ना शंट रेजिस्टेंस की, वो आर की वैल्यू जाएगी आर बराबर एन माइनस वन इंटू जी, देखो वहाँ पे आर की वैल्यू, एस की वैल्यू क्या थी, जी बटा एन माइनस वन। यहाँ पे सीरीज में है तो इसको रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा इसका, और वहाँ पे पैरेलल में था इसीलिए घट गया था। और इसलिए देखो V बराबर क्या हो जाएगी, वोल्टमीटर की जो परास हो जाएगी वो किसके बराबर हो जाएगी, वोल्टमीटर की जो परास हो जाएगी वो आई जी, कितनी करंट गैल्वेनोमीटर में जा रही है और दोनों का प्रतिरोध जोड़ दो, जी प्लस जी, तो ये वोल्टमीटर की परास हो जाएगी। वोल्टमीटर की परास कितनी हो जाएगी, आई जी जी प्लस आर, तो ये वोल्टमीटर की परास हो जाएगी। तो नेक्स्ट चलते हैं, देखो वोल्टमीटर कैसे बनाते हैं गैल्वेनोमीटर से, कनेक्टेड पैरेलल इन सर्किट। जो वोल्टमीटर जो है ना
सर्किट के पैरेलल में जोड़ा जाता है, पहली बात है। और बनाया कैसे जाता है कि लार्ज रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन सीरीज विद गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक उच्च प्रतिरोध को जोड़ा जाता है। एमीटर थोड़ा बड़ा आदमी है तो उसके पैरेलल में ना अल्प प्रतिरोध को जोड़ा जाएगा। आइडियल जो रेजिस्टेंस होता है, एक आइडियल जो वोल्टमीटर होता है ना, एक आइडियल जो वोल्टमीटर होता है उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? इनफाइनाइट। क्यों होता है? वोल्टमीटर चाहता है कि उसके अंदर से कोई करंट नहीं फ्लो हो, बस केवल वो दो जो सिरे हैं ना उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करता है। तो वो चार्ज को यहाँ से ले जाने में यहाँ तक कितना काम करना पड़े, वो खुद में से करंट नहीं चाहिए। तो मतलब आइडियल जो वोल्टमीटर का होगा जिसका प्रतिरोध क्या होगा? अनंत होगा। आइडियल जो धारामापी क्या होगा? जिसका प्रतिरोध क्या हो जाए? शून्य हो जाए, क्योंकि वो तो सीरीज में जोड़ता है। बिहेव एज एन ओपन वायर, जो आइडियल जो वोल्टमीटर है वो एक ओपन वायर की तरह क्या करेगा? व्यवहार करेगा। अब देखो वोल्टमीटर में जो आवश्यक जो शंट प्रतिरोध है एस बराबर GN-1 कर दिया ना, देखो सीरीज में है तो GN-1 हो जाएगा। और एरर कैसे निकालते हैं? वही है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू बटे ट्रू वैल्यू इंटू 100। तो ये आपको एरर का पता चल जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन, ये हो गया दोनों सर्किट। व्हीटस्टोन सीरीज, व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन ब्रिज, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे ये गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ बीच में, नीचे बैटरी और एक रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है। अगर बैलेंसिंग जो कंडीशन होगी तो उसमें P/Q बराबर R/S। देखो आप कैसे अनुपात ले सकते हैं? देखो या तो P/Q बटे R प्लस S, ऐसे R/S ऐसे ले सकते हो, या आप ऐसे भी ले सकते हो P/R बटा Q/S ऐसे भी ले सकते हो। इसको नीचे ले आएंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे। तो देखो यहाँ पे P/Q और P/Q इसको ऊपर ले जाएंगे तो R/S वही हो जाएगा। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ये बैलेंसिंग कंडीशन हो गई, मतलब PS बराबर QR के बराबर हो जाएगा ना। यदि PS की जो वैल्यू है QR से ज़्यादा है, PS की जो वैल्यू है, PS कौन सा है? देखो P और S की जो वैल्यू है, इसकी जो वैल्यू है QR से ज़्यादा है, इसकी वैल्यू से ज़्यादा है, PS की वैल्यू QR से ज़्यादा है, तो VC इज़ ग्रेटर देन VD। मतलब जो ऊपर वाला जो पॉइंट है ना, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, इस पे पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी। और यदि दूसरा PS इज़ लेस देन QR, PS जो है ना QR से कम है, तो VC इज़ लेस देन VD। तो देखो PS की जो वैल्यू है ना, इसकी जो वैल्यू है वो QR से क्या है? कम है, तो ये VD पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा, तो VC इज़ लेस देन VD होगा। तो चलते हैं नेक्स्ट है मीटर ब्रिज। मीटर ब्रिज को किस काम में लिया जाता है? यूज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। R की जो वैल्यू है ना, रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालने के लिए मीटर ब्रिज को काम में लिया जाता है। देखो वर्किंग जो बेस्ड ऑन व्हीटस्टोन ब्रिज, जो मीटर जो ब्रिज है ना, इसकी जो वर्किंग है वो व्हीटस्टोन जो सेतु है इसके सिद्धांत पर आधारित है। अब देखो व्हीटस्टोन ब्रिज जो है ना, देखते हैं एक बार इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा है। देखो ये व्हीटस्टोन ब्रिज आपको दिख रहा है, ये P रेजिस्टेंस है, ये Q रेजिस्टेंस है, और की जो है ना, ये यहाँ पे गैल्वेनोमीटर है, ये इसका एक वायर जो है ना, ये वायर यहाँ पे इसको टच करता है, यहाँ पे इसको टच करता है। इसकी बैलेंसिंग लेंथ है, इधर से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L1 है, इधर से जो बैलेंसिंग लेंथ होगी 100 माइनस L1 होगी। कितनी होगी? 100 माइनस L1। तो इधर से तो बैलेंसिंग लेंथ L1, इधर से कितनी हो जाएगी? 100 माइनस L1 हो जाएगी। तो यहाँ पे जो करंट है ना, इस गैल्वेनोमीटर में क्या आएगा? 0। तो यहाँ पे देखो P के नीचे कौन है? P/L1 बटे Q/100 माइनस L1, ऐसे अपन कर देंगे। देखो यही फॉर्मूला है उधर, P/L1 बटे Q/100 माइनस L1। इससे आप P और Q दोनों की किसी की भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे भी जो मीटर सेतु है, ये व्हीटस्टोन सेतु के जो सिद्धांत उस पर काम करता है। अब देखो इसका जो यहाँ पे भी इसको थोड़ा सा ना डायग्राम उस हिसाब से बना दिया इसने। ये रेजिस्टेंस R है, ये S है। देखो R जो है ना, ये तो ज्ञात प्रतिरोध है, और S है ना अज्ञात प्रतिरोध है, ऐसे बोल देते हैं ना। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है, ये इसकी जो कि यहाँ पे इस वायर को टच करती है, तो इधर से जो बैलेंसिंग लेंथ है वो L है, और इधर से जो बैलेंसिंग लेंथ है, इधर से पूरी जो लेंथ है वो 100 मीटर होती है।
100 सेंटीमीटर होती है। ऐसे कह सकते हैं मीटर ब्रिज मतलब 1 मीटर का होता है ये। तो इधर से जो बैलेंसिंग लेंथ हो जाएगी क्या हो जाएगी 100 माइनस L1। तो देखो ऊपर क्या है R/L बराबर S/100 माइनस L। देखो यहाँ पे करेंगे R/L S/100 माइनस L1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो R/S बराबर हो जाएगा L/100 माइनस L1, ऐसे भी कर सकते हैं। देखो यही फॉर्मूला यहाँ पे लिख रखा है। फिर नेक्स्ट चलते हैं। तो नेक्स्ट जो है एपरेटस है वो पोटेंशियोमीटर वायर। देखो जो पोटेंशियोमीटर वायर है, सॉरी पोटेंशियोमीटर होता है वैसे तो ना, पोटेंशियोमीटर वायर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले वर्किंग बेस्ड ऑन पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल जो ग्रेडियंट होता है ना उसके आधार उस पर आधारित है इसकी जो वर्किंग है। इसमें क्या होता है टू फाइंड ईएमएफ निकाला जाता है बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध कितना है। तो देखो यहाँ पे आपने एक बैटरी जोड़ दी। देखो इस हिसाब का सर्किट है। सबसे पहले देखेंगे टू फाइंड ईएमएफ निकालने के लिए इस प्रकार के सर्किट को काम में लिया जाता है। देखो सबसे पहले सर्किट को ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पे प्राथमिक सर्किट है, ये प्राइमरी सर्किट है जिसमें एक बैटरी जुड़ी होती है जिसका आंतरिक प्रतिरोध होता है, और यहाँ पे एक तार जुड़ा होता है जिसकी लंबाई L है, प्रतिरोध R है। और जिस भी अज्ञात जो बैटरी है जिसको अपने को ईएमएफ निकालना होता है उसको यहाँ पे अपन जोड़ देते हैं और उससे दूसरे सिरे से गैल्वेनोमीटर को जोड़ देते हैं। फिर यहाँ पे इस जो वायर है ना L लंबाई का वहाँ पे टच करवाते हैं और जहाँ पे ये बैलेंस हो जाता है उस हिसाब से उस मेथड से अपन इसको क्या कर लेते हैं इसकी जो ईएमएफ है ना वो निकाल लेते हैं। इसका इतना कितनी विद्युत वाहक बल की है ये बैटरी, ऐसे पता कर लेते हैं। इसकी कुछ स्टेप हैं। सबसे पहले देखो क्या करेंगे, स्टेप फर्स्ट क्या करेंगे। स्टेप फर्स्ट है कि सबसे पहले अपन बाहर दूसरे परिपथ को तो छोड़ो आप, सबसे पहले इसमें धारा कितनी प्रवाहित हो रही है प्राथमिक परिपथ में, प्राथमिक परिपथ में धारा कितनी प्रवाहित हो रही है वो निकाल लिया। फिर आपको ये चेक करना है कि जो ये वायर आपने जोड़ रखा है इस पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V बराबर IR निकालना है, वो निकाल लिया आपने। फिर आपने उस जो वायर है ना उस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना है कि जो वायर है ना उस पे पोटेंशियल ग्रेडियंट V/L निकालना है कि भाई उस पे पोटेंशियल कितना ड्रॉप हो रहा है। तीसरी स्टेप ये हो गया पोटेंशियल ग्रेडियंट। पोटेंशियल ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं कि उसमें उस पर कितना, जैसे मान लो 10 वोल्ट उस पर पोटेंशियल ड्रॉप है और 10 मीटर ही उसकी लंबाई हो गई तो 1 वोल्ट पर मीटर ये इसका पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया। उसके बाद में क्या करते हैं पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन वायर। यहाँ पे ये क्या है K बराबर क्या है पोटेंशियल ड्रॉप पर यूनिट लेंथ इन वायर। इसके बाद में अपन क्या करते हैं जो अपने जो अननोन जो बैटरी है ना उसका विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा, एक तो ग्रेडियंट से गुणा कर देंगे, ग्रेडियंट इनटू कितनी लंबाई पे वो बैलेंस हो रहा है L से गुणा कर देंगे तो ये अज्ञात जो बैटरी है उसका विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ये किसका विद्युत वाहक बल आ जाएगा, अज्ञात बैटरी का। तो यहाँ पे देखो L जी इज़ द बैलेंसिंग लेंथ वेयर करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर इज़ 0। L वह संतुलन की लंबाई है जहाँ पे करंट क्या होता है 0 होता है। अब देखो इसमें एक बहुत ही सावधानी बरतनी होती है। क्वेश्चन सावधानी क्या बरतनी है, ईएमएफ ऑफ द बैटरी मस्ट बी लेस और इक्वल टू द पोटेंशियल ड्रॉप ऑफ वायर। जो बैटरी का जो ईएमएफ है ना मस्ट बी लेस और इक्वल टू पोटेंशियल ड्रॉप ऑन वायर। वो बैटरी के जो वायर आपने जोड़ रखा है उस पर जो पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है V उससे क्या होना चाहिए, या तो बराबर होना चाहिए या उससे कम होना चाहिए। ईएमएफ ऑफ बैटरी सॉरी निकालने आए हो उस बैटरी का जो ईएमएफ ऑफ द बैटरी, जिस बैटरी का आप ईएमएफ निकालना चाहते हो उसका जो ईएमएफ है ना वो लेस होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए जो वायर पे जो पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है ना उससे। तो ये यहाँ पे सावधानी बरतनी है। नेक्स्ट चलते हैं। तो कही कि ऊपर की बैटरी की जो पोलरिटी है और नीचे की जो बैटरी की जो पोलरिटी है वो सपोर्टिव होनी चाहिए, नहीं तो बैलेंस जो पॉइंट है वो क्या है असंभव है। तो ये बात उम्मीद करता हूँ आपको सही समझ में आ गई। देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक है टू कंपेयर ईएमएफ की कैसे तुलना करते हैं। सबसे पहले है ना यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये प्राथमिक परिपथ सेम है, विद्युत वाहक बल बैटरी है, प्रतिरोध R है, ये तार की लंबाई आपको दिख रही होगी है ना। सेकेंडरी जो परिपथ हो जो जिन दो बैटरियों के ईएमएफ को कंपेयर करना है उनको जोड़ देंगे। पहली बैटरी का ईएमएफ ε1 है, दूसरी का ε2 है। यहाँ पे जो बैलेंसिंग जो लेंथ है L1 मान लेते हैं। देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला अपन बाद में देखेंगे सब फॉर्मूला देखेंगे। सबसे पहले देखो ε1 बटे ε2 बराबर हो जाएगा L1 प्लस L2 बटे L1 माइनस L2।
तो यहाँ पे देखो L1 प्लस L2 तो क्या है, L1 माइनस L2 क्या है, L1 L2 आर द बैलेंसिंग पॉइंट है। बैलेंसिंग पॉइंट है जब E1 और E2 क्या है, E1 E2 आर सपोर्टिव ईच अदर या व्हेन अपोज ईच अदर रेस्पेक्टिवली। L1 L2 क्या है, वो बैलेंसिंग पॉइंट है जब E1 E2 क्या करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें या जब एक दूसरे को क्या करें, अपोज करें, तो वो बैलेंसिंग पॉइंट है। तो देखो यहाँ पे सपोर्ट तो कैसे करेंगे, अपोज कैसे करेंगे, देखते हैं एक बार। देखिए अगर एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो ε1 प्लस ε2 तो ऐसे हो जाएगा, और जब ε1 प्लस ε2 बटे ε1 माइनस ε2 बराबर L1 प्लस L2, इस हिसाब से लेंगे अपन, है ना। और सॉरी, देखिए जैसे ε1 ε2 की बैटरी है, देखो जब दोनों के एक का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे के नेगेटिव से जुड़ा हो, जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, तो एक दूसरे के सपोर्टिव होंगे। तब देखो अब इनकी ईएमएफ को जोड़ेंगे और उस कंडीशन में बैलेंसिंग लेंथ ही हो जाएगी। जब ये इस हिसाब से कनेक्शन होगा ना, तो ये E1 माइनस E2 करेंगे और बैलेंसिंग लेंथ L2 हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे E1 बटे E2 बराबर L1 प्लस L2 सोल्व करेंगे तो बिल्कुल जैसे अपन बोलते हैं ना, योगांतर अनुपात से ऊपर जोड़ते हैं अंश हर को। तो देखो योगांतर अनुपात से E1 बटे E2 बराबर आ जाएगा L1 प्लस L2 बटे L1 माइनस L2, ये आ जाएगा। तो ये दो बैटरी के ईएमएफ को इस हिसाब से कंपेयर करते हैं। हाँ जी, अब इस हिसाब से देखते हैं विभव मापी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, दोबारा से रिवाइज कर रहे हैं एक तरह से। ये बैटरी हो गई, प्राथमिक परिपथ होगा, ये L लंबाई की आपको विभव मापी का तार दिख रहा है। देखो यहाँ पे कह रहा है कि ई प्राइम जो है ना लेस देन ई, मतलब यहाँ पे जो ऊपर जो आपने जो बैटरी ली है, इस देखो जिसको आपका ईएमएफ निकालना, उसका जो ईएमएफ है ना इससे कम होना चाहिए, कहने का मतलब बैटरी से। तो उसके बाद देखो विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं, वहाँ पे अपन ने के से रिप्रेजेंट किया था, के बराबर वी बटे एल। वी क्या है, वी है जो ये जो रेजिस्टेंस है ना, इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है, इस पर कितना वो क्या बोलते हैं कि कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ, हाँ, और इस पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप हुआ है वो कैसे निकालेंगे अपन, आई आर से। कैसे निकालेंगे, आई आर बटे एल। और आर क्या है, ये जो वायर है ना विभवमापी तार, उसका प्रतिरोध है। आई कैसे निकालेंगे, टोटल करंट। आई कैसे निकालेंगे, टोटल बैटरी का ईएमएफ हो गया बटे टोटल रेजिस्टेंस, आंतरिक प्रतिरोध प्लस वो बाहर वाला प्रतिरोध, ऐसे आई निकाल लेंगे। तो इस हिसाब से अपन क्या कर लेंगे, विभव प्रवणता निकाल लेंगे। इसके बाद में देखो जब केवल एक ही बैटरी जुड़ी हो ना, अलग अलग देखो दो सेलों के विद्युत वाहक बलों की कैसे तुलना करते हैं। जैसे मान लो पहली बैटरी जोड़ी आपने, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L1 निकाल ली, फिर दूसरी बैटरी जोड़ी, उसके लिए बैलेंसिंग लेंथ L2 निकाल ली। तो E1 बटे E2 बराबर L1 बटे L2, ऐसे आप कंपेयर कर देंगे। जब दोनों एक साथ जुड़ी होंगी तो वहाँ पे अपन अलग अलग सपोर्टिव और डी सपोर्टिव पोजीशन में लेके अपने को ईएमएफ निकालना पड़ेगा। अब देखो दिए गए तार का आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालते हैं, इसको देखो अभी देखते हैं। एंड इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, ये बैटरी हो गई, ये इसका आंतरिक प्रतिरोध हो गया। उसके बाद में देखो ये प्रतिरोध, ये जो विभवमापी तार है इसका ये लंबाई आर हो गई, सॉरी प्रतिरोध आर हो गया, लंबाई क्या हो गई, एल हो गई। अब देखो आंतरिक प्रतिरोध कैसे निकालेंगे, जिस बैटरी का आपको आंतरिक प्रतिरोध निकालना है उसको इसके यहाँ पे बैटरी को यहाँ पे जोड़ देते हैं द्वितीयक परिपथ में, और यहाँ पे इसका ईएमएफ कितना है वो अपन को चेक करेंगे। तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर है वही शून्य विक्षेप की स्थिति आएंगे। तो यहाँ पे स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर, कैपिटल आर मतलब जो विभवमापी तार की लंबाई, तो L1 बटे L2 माइनस 1 करेंगे। L1 बटे L2 क्या है, देखो दोनों चीज़ देखेंगे। L1 जो है ना बैलेंसिंग लेंथ है वहन की इज ओपन, जब की आपकी ओपन है तब बैलेंसिंग लेंथ है। देखो कौन सी की बात कर रहे हैं, देखो जब की इज ओपन है ना। और L2 क्या है, बैलेंसिंग लेंथ व्हेन की इज क्लोज्ड। तो L1 की जो वैल्यू होगी वो L2 से क्या होगी, ज़्यादा होगी यहाँ पे। तो देखो इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बहुत ही आसान है। देखो R बराबर स्मॉल आर बराबर 1 बटा L1 बटे L2 माइनस 1 बटा L1 बटे L2 माइनस 1, L बटा L2 माइनस 1। देखो बिल्कुल आसान भाषा में आप इसको याद कर लेंगे। R बराबर कैपिटल R 1 बटा L1 बटे L2 माइनस 1, L1 बटे L2 माइनस 1, R बराबर कैपिटल R
L1 बटे L2 माइनस 1। तो ये हो गया आपका अननोन रेजिस्टेंस को ज्ञात करना। देखो यहाँ पे है दिए गई प्राथमिक सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात करेंगे, यही अभी अभी मैंने बताया था। L1 माइनस L2 बटे L2 भी लिख सकते हैं इंटू कैपिटल R। तो इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, देखो इसको L2 से L2 का भाग जाएगा, L1 बटे L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। तो दिए गए परिपथ का आंतरिक प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या हो गया, स्मॉल r बराबर L1 बटे L2 माइनस 1 इंटू कैपिटल R। तो ये आंतरिक प्रतिरोध हो गया। इसके बाद में विभव प्रवणता की निर्भरता की बात करते हैं। विभव प्रवणता किस किस पे निर्भर करती है। देखो विभव प्रवणता की निर्भरता प्राथमिक सेल के विभवांतर और धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर निर्भर करती है। विभव प्रवणता एक तो प्राथमिक सेल के जो विभवांतर उस पर और धारा नियंत्रक का जो प्रतिरोध है उस पर निर्भर करती है। दूसरी, विभवमापी तार की लंबाई पे भी विभव प्रवणता डिपेंड करती है। विभवमापी तार की लंबाई ज़्यादा होगी तो विभव प्रवणता क्या होगी, कम होगी, ज़्यादा एक्यूरेटली करेक्ट करेगा। विभवमापी के तार के अनुप्रस्थ काट पे भी क्या करती है, निर्भर करती है। विभवमापी तार की धातु पर भी निर्भर करती है। विभवमापी तार के ताप पर भी निर्भर करती है। मेन ये है विभवमापी तार के प्राथमिक परिपथ के सेल के विभवांतर और नियंत्रक धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पर, दो पे निर्भर करती है। देखो दोबारा से देख लेते हैं। विभव प्रवणता की निर्भरता प्राथमिक सेल के विभवांतर पे और धारा नियंत्रक के प्रतिरोध पे निर्भर करती है। तार की विभवमापी तार की लंबाई, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तार की धातु और तार के ताप, इन सब पे क्या करती है, आपकी विभव प्रवणता निर्भर करती है। नेक्स्ट देखते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो कॉन्सेप्ट आया वो कहाँ से है। बैटरी कनेक्टेड टू ए कंडक्टर, तो फोर्स कितना लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, QE। एक्सीलरेशन कितना हो जाएगा, A बराबर QE/m। और विद्युत विभव क्या होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता V/L के बराबर हो जाएगी। तो ड्रिफ्ट जो वेलोसिटी हो जाएगी ना, V0 VD बराबर प्रारंभिक वेग 0 A इंटू टी। तो ये AE इंटू टी हो गया, तो हो गया ना। और AE की जो वैल्यू तो आपको पता ही है, AE की वैल्यू कितनी हो जाएगी, होता है एक्सीलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये कितने हैं, QE/m, अभी तो निकाला था हमने ऊपर, इंटू टो। और ये जो करंट की वैल्यू होती है ना, करंट I बराबर NE/AVD के बराबर होता है। नेक्स्ट देखते हैं, और इम्पोर्टेंट, फाइंड द रेशियो ऑफ करंट। अगर Q और T के बीच का ग्राफ दिख जाए आपको, तो ये Q और T का जो स्लोप होता है ना, वो Q/T का जो स्लोप होगा वो करंट की रिप्रेजेंट करेगा। देखो सर्किट में चलना इम्पोर्टेंट है। कैसे चलना इम्पोर्टेंट है, जैसे आप इधर से गए तो देखो Vx बराबर कैसे, देखो Vx की वैल्यू यहाँ से इधर से चल रहे हैं आप, तो इस पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा, देखो यहाँ से यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है Vy, और इधर चल रहे हैं आप तो इस पे पोटेंशियल ड्रॉप -IR। फिर देखो आप बैटरी के कौन से टर्मिनल से एंटर हुई, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, किस से आप बाहर निकले, प्लस से, तो ये प्लस बराबर हो जाएगा Vx। तो ये इस हिसाब से अपन धारा का नेम लगाएंगे। देखो बैटरी में कैसे चलेंगे, देखो बिल्कुल आसान सा है। जैसे इधर से चलेंगे, जैसे मान लो इधर से Vx करें, तो देखो इधर Vx बराबर -E, ये हो जाएगा +IR बराबर Vy। इस हिसाब से चलेंगे। और धारा की दिशा में चलेंगे ना, तो देखो Vy बराबर Vy माइनस, फिर यहाँ से पोटेंशियल ड्रॉप होगा -IR, फिर बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अपन निकलेंगे +E और इंटू बराबर x। इस हिसाब से ये सर्किट में अपन चलते हैं। वो कह रहा है कि करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा वो नेगेटिव होगा। करंट की डायरेक्शन में अगर रेजिस्टेंस को क्रॉस करोगे तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, नेगेटिव। और करंट के अपोजिट पोटेंशियल इंक्रीज होगा। करंट के अपोजिट जो है ना पोटेंशियल क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो करंट की डायरेक्शन में रेजिस्टेंस को क्रॉस करने पर पोटेंशियल ड्रॉप होगा, -IR हो जाता है। और करंट की अपोजिट जो है ना पोटेंशियल जो होगा इंक्रीज होगा। बैटरी को लोअर टू हायर क्रॉस करने पे पोटेंशियल इंक्रीज होगा, +E हो जाएगा। बैटरी को लोअर टू हायर क्रॉस करने पर, लो टू हाई क्रॉस करोगे ना तो इंक्रीज होगा, +E, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। और हाई टू लोअर क्रॉस करने पर पोटेंशियल क्या होगा, डिक्रीज होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
देखो करंट की डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ेगा, करंट की जो डायरेक्शन है उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। जो पोटेंशियल, जो बैटरी पे जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो करंट की डायरेक्शन पे फ़र्क नहीं पड़ता है। देखो आपको ये जो आपको सर्किट दिख रहा है, यहाँ पे अपन देखो फाइंड वीपी, तो इधर से चलते हैं तो करंट की डायरेक्शन में अपन चलेंगे तो पोटेंशियल जो ड्रॉप होगा ये नेगेटिव होगा यहाँ पे ना। तो देखो यहाँ पे, और यहाँ पे देखो करंट कितनी फ्लो हो रही है, 5 एम्पियर। तो यहाँ से चलेंगे तो -3, फिर -4 इंटू आई का मान है 5। इसके बाद में बैटरी में आप एंटर के बाहर निकले पॉजिटिव से तो +8, फिर यह -2 इंटू 5 एम्पियर कर, हाँ बराबर हो जाएगा वीपी। इस हिसाब से अपन निकालेंगे। तो देखो मूव फ्रॉम पी टू ग्राउंड, देखो अपन गए उल्टे क्रम में चल गए तो भी देखो -25 वोल्ट ही आएगा। आप इसको कैसे भी कर से जा सकते। मूव फ्रॉम पी टू ग्राउंड की तरफ चलो तो वहाँ पे फाइनल पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो ये -25 ही आएगा। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो कलर कोड ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का जो कलर कोड है वो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले कलर है, और जो फर्स्ट जो डेसिमल हो, 2 डेसिमल होगा वो यहाँ से लेंगे, और जो ऐसे कह सकते हैं 10 की पावर 3 का जो गुणा है ना, तीसरा जो डेसिमल वो जो गुणा में होगा वो यहाँ से लेंगे। देखो सबसे पहले आपको कहेगा कि कोई जैसे कार्बन कोड आपको दिख रहा है, उसमें एक तो लाल है, एक काला है, तीसरा हरी पट्टी है, और ये तीसरी हरी पट्टी है। तो पहला तो जो है ना ये ए को बताएगा, दूसरा है ना बी को बताएगा, और जो तीसरा है ना ये मल्टीप्लिकेशन बताएगा कि कितनी पावर में रेजिस्टेंस है। तो देखो इसका जो ये सीधा सा फॉर्मूला है, इसका सबसे सीधी सी ट्रिक है। बी का मतलब होता है ब्लैक, दूसरा का मतलब होता है ब्राउन, बीबी रोय, आर का मतलब रेड, और बीबी रोय ऑरेंज, और वाई ये येलो हो गया ना। और इसके बाद में देखो आपको ये जो वैल्यू है ना ब्लैक के लिए 0 से स्टार्ट करनी है, और ये जो डेसिमल में चलेगा ना जो पावर में होगा, ये तो फर्स्ट 2 डेसिमल के लिए है, और ये जो तीसरा जो डेसिमल आएगा जो पावर में चलेगा 10 की, तो ब्लैक के लिए 10 की पावर 0, ये 1 है तो ये 10 की पावर 1 है सी, और ये ए और बी 2 हैं तो ये 10 की पावर 2 हैं, और सी ये ए और बी 3 हैं तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 10 की पावर 3, ये 4 है तो ये 10 की पावर 4 हो जाएगा। देखो अगर ये 5 है तो ये 10 की पावर 5 हो जाएगा, ये नीला 6 है तो ये 10 की पावर 6 हो जाएगा, ये बैंगनी 7 है तो ये 10 की पावर 7 हो जाएगा, ये स्लेटी 8 है तो ये 10 की पावर 8 हो जाएगा, ये 9 है तो ये 10 की पावर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। अब देखो फर्स्ट जो 2 डेसिमल हैं, देखो फर्स्ट जो 2 डेसिमल हैं वो तो अपन कलर से पता चलेंगे, तीसरा जो डेसिमल होगा ना वो 10 की पावर पार लिखेंगे, और चौथा जो है ना टॉलरेंस को बताता है। जैसे टॉलरेंस, जैसे सोने के लिए ना, सोने के लिए तो 5%, जबकि सोना महंगा होता है, और चांदी के लिए क्या होता है 10%, और जब कुछ भी नहीं है तो 20%। देखो जब कुछ नहीं है आदमी के पास तो 20% वैल्यू है, चांदी आ गई तो 10%, और सोना हो गया तो और वैल्यू डाउन हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक ट्रिक है, यहाँ पे देखो ट्रिक बी रोय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो देखो बी का मतलब होता है ब्लैक, बी दूसरा ब्लैक ब्राउन, रोय रेड ऑरेंज, वाई येलो, बीबी रोय। उसके बाद में देखो नेक्स्ट जो है ना ग्रेट, तो ग्रेट ब्रिटेन ब्लू, वेरी गुड वाइट वॉयलेट, और वेरी गुड। तो ये लास्ट वाला जो जी आएगा ना ये सेलेटी के लिए आएगा, ग्रेट के लिए, और वाइफ के लिए WH। तो ये हो जाएगा, तो एक कलर कोड हो गया। इसके बाद में देखो पावर के कुछ फॉर्मूले हैं। पावर के P बराबर W/T होता है, V × I होता है, I² R होता है, V² R होता है। जैसे विद्युत की खपत आपको निकालनी हो तो कुल शक्ति कितनी है और कुल घंटे कितने हैं बटे 1000 का भाग दे देंगे तो विद्युत की खपत आ जाएगी। इसके बाद में बल्बों का श्रेणी क्रम संयोजन क्या होता है। श्रेणी क्रम संयोजन वही होता है, बल्बों का जो श्रेणी क्रम जो संयोजन है प्रतिरोध का उल्टा होता है। कैसा होता है, कैपेसिटर जैसा होता है, कैपेसिटर जैसा। बल्बों का श्रेणी क्रम संयोजन मतलब कैपेसिटर जैसा, और बल्बों का समांतर क्रम संयोजन मतलब
जैसा कैपेसिटर में होता है ना, समांतर क्रम में सी क्यू इक्वल्स टू C1 प्लस C2, तो ये हो जाएगा P1 प्लस P2 सारा हो जाएगा। तो ये आपका आज की जो क्लास होती है इसमें यही समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।